Hello everyone, good evening and welcome back to our YouTube channel One Stop Neat. This is your चतारी मैम। तो आज के इस रिवीजन सीरीज़ में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठाया है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि पास्ट ईयर में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, और इसको मैंने 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला है हमारे लिए सेल, दैट जहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गैल्वेनिक सेल। दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द थर्ड इज कंडक्टेंस, और सबसे लास्ट है बैटरीज। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे लिए, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड कंडक्टेंस, इसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 3 पोर्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल बेसिकली है क्या। 2 टाइप के सेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल। पहले तो देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नाम से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इस पर्टिकुलर सेल के लिए हमें एक्सटर्नल एक फोर्स देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF क्या काम करेगा, ये फोर्स एग्जिबिट करेगा टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वहीं पर अगर इसका उल्टा देखें गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ पर EMF जनरेट होता है। EMF जनरेट मतलब कुछ ना कुछ केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोड्स और उनके बीच में रिएक्शन, जहाँ से हमें कोई पोटेंशियल जनरेट होता है और उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है। तो 2 मेजर डिफरेंस, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू केमिकल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और गैल्वेनिक सेल की बात करें तो केमिकल इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में EMF देना पड़ता है, बट गैल्वेनिक सेल में EMF जनरेट होता है। तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जो हमारे इस पूरे चैप्टर हमारा इसी पर बेस्ड है, दैट इज़ गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक होना चाहिए एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एनोड हम किसको कहते हैं, एनोड ऐसा जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर सेल में अगर आप देख रहे हो यहाँ पर जिंक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक ऑक्सीडाइज होकर बनाता है Zn2+। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, उसको हमने एक सोल्यूशन में डिप किया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। वो जो इलेक्ट्रोलाइट है ये सेम ही एलिमेंट का सॉल्ट होना चाहिए। जैसे जिंक अगर इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा होगा जिंक सल्फेट, सेम उसी मेटल का, उसी कंपाउंड, उसी एलिमेंट का हमारा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही जिंक है, जिंक के अंदर होगा ऑक्सीडेशन, तो ये बनाएगा Zn2+ और साथ में निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये Zn2+ कहा जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे टूवर्ड्स कॉपर, दैट इज़ कैथोड। तो यहाँ पर कॉपर में हो रहा है रिडक्शन। अब कॉपर को हमने डिप किया है किसमें, कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट अगेन। यहाँ पर क्या होता है, कॉपर के अंदर हो रहा है रिडक्शन। इसका मतलब जब कॉपर सल्फेट है वो डिसोसिएट होगा बेसिकली इनटू Cu2+ एंड SO4 2- आयंस में। अब ये जो Cu2+ आयन है ये जाएंगे इलेक्ट्रोड पर और कंबाइन करेंगे 2 विथ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम जिंक। तो यहाँ पर बेसिकली 2 प्रोसेस हो रहा है, एक तो है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। तो एक ओवरव्यू देखते हैं। अगर हम कहें एनोड है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, इसीलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है तो साथ साथ में मास रिड्यूस होगा। अब मास रिड्यूस किसका होगा, जो इलेक्ट्रोड है उसका। क्यों, क्योंकि उसके Zn2+ आयन जा रहे हैं इन दी इलेक्ट्रोलाइट, तो मास यहाँ पर रिड्यूस होता जाएगा। वहीं पर अगर कॉपर की बात करें, दैट इज़ कैथोड, तो कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, देयर इज़ अकरिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम एनोड, और मास डिपोजिशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड की मास बढ़ती जाएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी। कैसे, क्योंकि कॉपर यहाँ पर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो 2 प्रोसेस है, दैट इज़ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एनोड एंड कैथोड। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ सॉल्ट ब्रिज।
सॉल्ट ब्रिज हम किसको कहते हैं? ब्रिज का काम क्या होता है? किसी भी दो चीज़ों को जोड़ना, दो पॉइंट को जोड़ना। तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज ऐसा काम करता है जो एनोड और कैथोड के जो सेल्स हैं, इंडिविजुअल सेल हैं, उनको जोड़ कर रखता है। सॉल्ट ब्रिज में हम ऐसी सॉल्ट यूज़ करते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव हो। नॉन रिएक्टिव जैसे KCl अभी ना जिंक के साथ रिएक्ट कर सकता है ना कॉपर के साथ, इसीलिए KCl हमने यहाँ पर लिया। अब इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सबसे पहला एक तो ब्रिज का काम करना, दो जो भी हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनको कनेक्ट करना, और दूसरा है यहाँ पर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मिलेगी? तो अगर हम एनोड को देखें, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और इसीलिए यहाँ पर जनरेट होता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। वहीं पर सेम कॉपर और कॉपर सल्फेट के बीच में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है सॉल्ट ब्रिज। तो दो मेन फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के, एक तो टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड दूसरा इट एक्ट एज एन ब्रिज बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद अगर हम देखें कि इस सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है? तो आप स्टार्ट करते हो एनोड से और उसके बाद लिखते हो आप कैथोड। एनोड पे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पहले हमने जिंक लिखा और फिर Zn2+ विच रिप्रेजेंट्स की ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं पर कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, तो हमने पहले लिखा Cu2+ और उसके बाद लिखा Cu। तो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बता रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, और ये बता रहा है हमारा रिडक्शन। तो ये है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन आप पहले एनोड लिखेंगे, उसके बाद आप कैथोड लिखेंगे, और बीच में आपको दो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। ये वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है हमारी कि अगर पूछा जाए गैल्वेनिक सेल में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाता है। इसका मतलब कैथोड से एनोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? एनोड से कैथोड की तरफ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस याद होना चाहिए। फिर हम आते हैं किस पर? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। सेल आपने देख लिया, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। फिर हमने बोला कि जो इलेक्ट्रोड है उसको हमने एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया है। अगर उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया है उनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका ही उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो डेफिनेशन बोलती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोड है और उसी इलेक्ट्रोलाइट के बीच में अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब हमें दो पोटेंशियल मिलेंगे, एक होगा ऑक्सीडेशन जो होगा एनोड पर, और दूसरा होगा हमारा रिडक्शन जो होगा कैथोड पर। तो इसी को कहा जाता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर यहाँ पर एक टर्म आता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमेशा हम कहते हैं कि अगर कोई स्टैंडर्ड वर्ड ऐड किया जाए तो उस सिंबल के ऊपर आपको नॉट लगाना है। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ई नॉट। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब क्या? ऐसा पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर किया है। स्टैंडर्ड कंडीशंस 1 बार प्रेशर, 298 केल्विन और 1 मोलर कंसंट्रेशन, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब दो चीज़ें हमें मिली, क्या? रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमें वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल मिल सकते हैं। तो IUPAC ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि हम किसी भी सेल के लिए हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही देखेंगे। अब अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो आप कहोगे कि सिर्फ कैथोड का होगा, एनोड का नहीं होगा। ऐसा नहीं है, एनोड का भी आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो। कैसे? तो एनोड या किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑलमोस्ट इक्वल होता है, दोनों ही सेम होते हैं, बस उनका साइन ऑपोजिट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के जैसे देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में गिवन है E0 ऑफ Zn2+ by Zn।
तो सबसे पहले आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आप चेक करो कि वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन पोटेंशियल है। Zn2+ से Zn में जा रहा है, इसका मतलब क्या यहाँ रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसा ही सेम कॉपर Cu2+ से Cu में जा रहा है, क्या यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का है +0.34, वहीं पर जिंक का है -0.76। अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, Zn/Zn2+, और साइन क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होती है, बस साइन इन्वर्स हो जाता है, तो ये नेगेटिव है तो आप इसको लिखेंगे +0.76 वोल्ट। और वहीं पर अगर कॉपर का हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो E0 ऑफ Cu/Cu2+, और यहाँ पर साइन इन्वर्स हो जाएगा 0.34 वोल्ट। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें क्या बताता है, जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी टू सेल्फ रिड्यूस। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ जिंक और कॉपर में, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, -0.76, और कॉपर का +0.34। तो अगर कंपैरिजन करें तो किसका ज़्यादा है, हम कहेंगे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑफ 0.34। इसका मतलब कॉपर के पास टेंडेंसी है कि वो रिड्यूस हो सकता है मोस्ट ईजीली एज कंपेयर टू जिंक। वहीं पर अगर जिंक की बात करें, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये देखो -0.34 है कॉपर का और +0.76 है जिंक का, तो जिंक के पास टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो हमारे लिए जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी टू सेल्फ रिड्यूस। एक तो हो गया ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के टर्म्स में, दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म्स में। तो जब हम कहते हैं कोई भी स्पीशी अगर सेल्फ रिड्यूस हो रही है तो वो बिहेव करती है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि खुद सेल्फ रिड्यूस हो रहा है तो किसी दूसरी स्पीशीज़ को वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी, और उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर, या उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ईएमएफ पर। अब हमने इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया। अब ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है सेल का। जब हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को लगाएंगे उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट करेगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ईएमएफ उसको कहते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो ईएमएफ का एक बहुत बेसिक सा ट्रिक होता है कि कहाँ पर कौन सा लोगे, आप पहले कैथोड लोगे, पहले एनोड लोगे, आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो एक वर्ड है लोन। लोन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड, एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट साइड, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, और ए एन स्टैंड्स फॉर एनोड। तो अगर आपको याद करना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो होगा लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड। और दूसरा होता है रेड कैट। रेड कैट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर फॉर राइट, रेड फॉर रिडक्शन एंड कैट फॉर कैथोड। तो यहाँ से आपको इजीली याद रहेगा, लोन लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, रेड कैट राइट रिडक्शन कैथोड। अब ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताती हूँ। तो हम ईएमएफ लिखते हैं कैथोड माइनस एनोड, जो भी होता है वो कैसे लिखते हैं, कैथोड माइनस एनोड। तो आपको बस यहाँ से चेक करना है, ये रेड कैट फॉर्मूला मैंने क्यों बताया कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कैथोड है या कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, उसका पोटेंशियल आप पहले लिखेंगे और दूसरा उसके बाद एनोड को लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, सपोज पूछा है दो इलेक्ट्रोड है जिंक और कॉपर के, अगेन सेम, और आपको यहाँ पर पोटेंशियल गिवन है डिफरेंट डिफरेंट।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी पोटेंशियल है पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को ऑब्जर्व करूँ, Zn2+ से Zn में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। Cu2+ से Cu में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। Zn से Zn2+ में ऑक्सीडेशन एंड Cu से Cu2+ में अगेन ऑक्सीडेशन। तो हमें क्या देखना है कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की आप कंपैरिजन करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, कॉपर का, इसीलिए इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है हमारा रिडक्शन। तो ये होगा हमारा क्या, कैथोड। क्या सही है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो ये बनेगा हमारा कैथोड। और दूसरा, अब ऑटोमेटिकली हमारा जो दूसरा पोटेंशियल है इसको हम कर लेंगे क्या, एनोड। तो जिंक बनेगा मेरा एनोड। अब अगर इसको आपको कैलकुलेट करना है ई सेल, तो हम कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, देखो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट माइनस ऑफ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैंने पहले भी बोला है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है ये हम पोटेंशियल से देख सकते हैं, पर फॉर्मूला में आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। तो इसीलिए माइनस ऑफ 0.76, इसको आप टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 and 4 10 and 1, ठीक है, 1.10 वोल्ट। ये हो गया हमारा सेल का ईएमएफ। तो अगर जिंक और कॉपर का हम सेल बनाते हैं तो उसका ईएमएफ क्या होगा, 1.10 वोल्ट। फिर आते हैं हम दूसरा, दैट इज़ SHE पर, शी पर। तो इलेक्ट्रोड देखा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, साथ साथ में हमने ईएमएफ देखा। पर क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये हमने निकाला कैसे, कैसे हमें पता चला कि इस इलेक्ट्रोड का इतना पोटेंशियल है, वो कैसे निकाला। तो इसको हमने निकाला किससे, शी से। शी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किससे करते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम करते हैं किससे, शी से। अब कैसे मेजर करा, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब कैसे मेजर करा, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो अब हमने क्या किया, देखो सपोज करो ये एक सेल है, अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में मेरे पास जिंक है सपोज, तो मुझे क्या करना है, जिंक के अंदर जिंक है, जिंक का पता करना है। तो मैं क्या करूँगी, एक दूसरे इलेक्ट्रोड पे मैं लगा दूँगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्यों लगा दूँगी, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो हमेशा ज़ीरो होता है। तो जैसे ही हम ई सेल कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप क्या लिखोगे, E0 ऑफ जिंक माइनस E0 ऑफ SHE, और क्योंकि SHE का ज़ीरो होता है तो जो भी पोटेंशियल आएगा वो जिंक का पोटेंशियल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि SHE हमारा यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है तो जो भी पोटेंशियल आएगा वो हमारा जिंक का पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम दोनों प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई एनोड आइडेंटिफाई करना है तो आप SHE को क्या रखोगे, कैथोड रख दोगे, और अगर आपको एनोड या कैथोड आइडेंटिफाई करना है तो हाइड्रोजन को एज अ एनोड यूज़ कर दो। क्योंकि देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसकी पोटेंशियल क्या, इसकी इक्वेशन क्या होगी, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। वहीं पर अगर एनोड की बात करें तो रिवर्स कर दो रिएक्शन को। और अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्लैटिनम H2। प्लैटिनम H2 क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में वो हम प्लैटिनम कवरिंग वाला लेते हैं, इसीलिए प्लैटिनम हाइड्रोजन इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। HCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए उसको HCl में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है SHE के लिए मैंने क्या कहा, जो भी इलेक्ट्रोड है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसी के अंदर हम डिप करेंगे तो HCl यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब हम आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 वैल्यू गिवन है।
4 कंपाउंड हैं, उनकी ई नॉट वैल्यू गिवन है। अब दी करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है किसका, रिड्यूसिंग पावर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिड्यूसिंग पावर। तो सबसे पहले तो हम इसको डिकोड करते हैं। रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट इसका मतलब जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो। सेल्फ ऑक्सीडाइज इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर भी कम, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन पावर भी ज़्यादा। तो अब यहाँ पर जो हमें गिवन है, देखो एल्यूमिनियम Al3+ से Al, क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है। फिर K+ से K, क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पर Ag+ से Ag, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये भी हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसका मतलब अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रही हूँ तो इट शुड बी इनवर्स ऑफ E0 रिडक्शन। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, ऑक्सीडेशन के, तो इन्वर्सली हो जाएगा ना रिडक्शन के। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले वैल्यूज़ देखो। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है, सबसे कम क्या आपको -2.93 दिख रहा है, -2.93। उसके बाद आपको कौन सा दिख रहा है, -1.66। फिर आपको दिख रहा है ये -0.74, और उसके बाद 0.80। तो ये हमने लिखा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का जो ऑर्डर होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो के अगर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर के सबसे पहले, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद क्रोमियम, और सबसे लास्ट में आएगा सिल्वर। तो ये हो गया हमारा क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपको ऐसे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है इसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर लो। जैसे 2.93 प्लस में हो जाएगा, फिर होगा 1.66 प्लस में, ये होगा 0.74, और ये होगा 0.80। अब जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन वैल्यू उतना ही ज़्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इससे आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट 298 केल्विन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। 298 केल्विन पर सभी के गिवन है। एक बार चेक करो कि क्या ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल है, सभी के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर, ठीक है। तो सबसे पहले वाले में देखो, क्या यहाँ पर कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, और जिंक 0 से +2 में जा रहा है। इसका मतलब कॉपर का हो रहा है क्या, रिडक्शन, और जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो क्या हमें दिख रहा है रिडक्शन पोटेंशियल से कि ऐसा हो सकता है। ये देखो 0.34 है, कंपेयर करो कॉपर का, क्योंकि ज़्यादा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या है 0.34 है, और जिंक का क्या है -0.76। इसका मतलब कॉपर रिड्यूस हो सकता है। तो ये वाला करेक्ट है ऑप्शन, ये रिएक्शन हो सकती है, मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमारी हो सकती है। नेक्स्ट वाला देखो, कॉपर सल्फेट हो रहा है +2 से 0 में, और आयरन हो रहा है 0 से +2 में। तो इसका मतलब अगेन देखो, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन और आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या ये पॉसिबल है। सेम कंडीशन यहाँ देखो, कॉपर है 0.34 में और आयरन है -0.44 में। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव है इसलिए ये रिएक्शन हो सकती है, आयरन का ही ऑक्सीडेशन होगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखो, FeSO4 और जिंक। FeSO4 में क्या ये +2 से 0 में जा रहा है, जिंक में 0 से +2 में जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, आयरन का पोटेंशियल कितना है -0.44, और जिंक का कितना है -0.76। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है भाई, माइनस वाली वैल्यू जितनी कम होती है उतना ही ज़्यादा होता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आप -0.44 ज़्यादा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन होना चाहिए और जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो सेम प्रोसेस हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉपर सल्फेट और सिल्वर। क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर हमारा +2 है, सिल्वर 0 है, यहाँ पर +2 एंड अगेन 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है कॉपर का रिडक्शन और सिल्वर का हो रहा है ऑक्सीडेशन।
क्या ये पॉसिबल है? तो देखो कॉपर की वैल्यू क्या है 0.34 और वहीं सिल्वर की वैल्यू है 0.80। क्योंकि सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब सिल्वर विल अंडरगो रिडक्शन, यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए ये वाली रिएक्शन हमारी नहीं हो सकती है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है, अ बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शन एज दिस जिंक है, जिंक एंड सिल्वर। अब उनकी हाफ सेल पोटेंशियल भी दी है, तो जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उसका पोटेंशियल भी गिवन है, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका पोटेंशियल भी गिवन है। अब आपसे सेल पोटेंशियल पूछा है, तो आप कैसे यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले क्या, क्योंकि ई सेल पूछा है तो ई नॉट सेल हम लिखते हैं ई कैथोड और ई एनोड। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैथोड या एनोड कौन एक्ट करेगा या कैसे एक्ट करेगा। तो दोनों में से देखो, क्या यहाँ पर Ag Zn2+ से Zn में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर Ag2O से Ag में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। करेक्ट, Ag2+ से Ag में जा रहा है तो यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है। अब दोनों की कंपेरेटिव वैल्यू देखो, 0.34 ज़्यादा है या 0.76 ज़्यादा है, -0.76, क्योंकि 0.34 ज़्यादा है इसका मतलब रेड कैट रिडक्शन और कैथोड एक साथ होगा, तो यहाँ पर हमारा रिडक्शन किसका होगा, सिल्वर का, और ऑक्सीडेशन होगा किसका, जिंक का। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और फिर मुझे इसका आंसर बताएंगे। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी सभी लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो इजीली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। थैंक यू एवरीवन।